माफिया's cursed लव। एक औरत एक बेड पर लेटी हुई थी, चारों तरफ से मशीनों से घिरे हुए। उसकी आंखें बंद थी पर फिर भी सांसें चल रही थी। तभी अचानक पता नहीं कहां से एक पानी की बूंद उस औरत के हाथों में जा गिरी। प्लीज माँ, अब तो उठ जाओ, अपनी बच्ची को कितना तड़पाओगी। उठ जाओ माँ, प्लीज उठ जाओ, तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। देख, तेरी रूही की सांसें भी रुक रही है, तुम सुन रही हो ना। देखिए मैडम, वो 3 सालों से कोमा में है पर फिर भी उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक आदमी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। इस वक्त उसने एक सफेद कोट पहन रखा था। रूही अपनी आंसुओं भरी आंखों से उसे देखने लगी। उसने धीरे से अपनी माँ का हाथ बेड पर रखा और उनके सिर को चूमकर बाहर चली गई। 3 साल लगातार, 3 साल से वो अपनी माँ को होश में लाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दे रही थी, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी रूही हार नहीं मान रही थी। उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी उसकी माँ जरूर होश में आएगी और उसके सिर में प्यार से हाथ फेरेगी। रूही बेसुध सी रोड पर चलने लगी। तभी अचानक उसका फोन रिंग करने लगा। रूही ने जल्दी से अपने पर्स से फोन निकाला तो फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखकर वो परेशान हो उठी। जज जी मालकिन, रूही ने हड़बड़ाते हुए कहा। उधर से कुछ कहा गया जिसे सुन रूही थोड़ी हैरान हुई, फिर भी उसने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। रूही ने जल्दी से कैब पकड़ा और अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। लगभग 20 मिनट बाद रूही की कैब एक बड़े से गेट के सामने जाकर रुकी। रूही ने सामने देखा तो एक बड़ा सा सफेद कलर का व्हाइट मंशन था। सामने फवारा जिसमें एक लड़का और लड़की की मूर्ति व्हाइट मार्बल से बनी हुई थी। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ और रंग बिरंगे फूल। रूही ने गहरी सांस ली और अपना दुपट्टा ठीक करते हुए अंदर आ गई। उसने अंदर देखा तो सारे सर्वेंट्स इधर से उधर भाग रहे थे। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर भी उसने हिम्मत की और एक सर्वेंट को रोकते हुए बोली, आशा, ये सब इतनी हड़बड़ी में क्यों है। रूही देख, आज इस घर के चिराग पूरे 10 साल बाद यहाँ लौट रहे हैं, इसलिए सब उनकी स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। अब तुम वही खड़ी रहोगी या हमारी मदद भी करोगी। ये बोल आशा जल्दी से वहाँ से चली गई जो यहाँ की एक सर्वेंट थी। रूही भी उसके पीछे पीछे जाने लगी कि उसके कानों में एक औरत की आवाज आई, रूही यहाँ आइए। रूही ने जल्दी से पलटकर देखा तो एक औरत सिल्क की साड़ी पहने खड़ी थी। गले में मोती का माला और बालों का जुड़ा बनाए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाँ, भले ही उनकी उम्र हो गई थी पर चेहरे पर आज भी वही तेज था। रूही भागते हुए उस औरत के पास आई और सिर झुकाते हुए बोली, जजी मालकिन। सुनैना ने एक गहरी सांस ली और प्यार से रूही के गाल पर हाथ फेरते हुए बोली, रूह, आप इतना घबरा क्यों रही है। क्या मैंने आपको आज तक कभी डांटा है। रूही ने जल्दी जल्दी ना में सिर हिला दिया। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, रूह एक बात बोले, मैंने आज तक आपको कभी इस घर की सर्वेंट नहीं माना है, हमेशा आपको अपनी बेटी का दर्जा दिया है। रूही उसकी बात सुनकर नम आंखों से उसे देखने लगी। उसे इस घर में काम करते हुए अभी ढंग से 1 महीने भी नहीं हुए थे और उसके सामने खड़ी औरत ने उसे अपनी बेटी मान लिया था। रूही के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। सुनैना उसे देखकर मुस्कुरा दी, फिर धीरे से बोली, चलिए अब मेरी मदद कीजिए। आज पूरे 10 साल बाद मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आ रहा है तो उनकी स्वागत के लिए मेरा हाथ बताइए। रूही ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और सुमन के पीछे पीछे चली गई। उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी, शायद आज उसे एक और माँ मिली थी, वरना वो तो हमेशा बस यहाँ पूरे दिन अपने काम से मतलब रखती थी और बाकी दिन अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में गुजारती थी। उसने तो कभी यहाँ आशा के अलावा किसी से ढंग से बात तक नहीं की थी। आज रूही को खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने सुनैना से आज तक ढंग से बात नहीं की। वो तो उससे कितना प्यार करती है और एक वो है। वही दूसरी तरफ एक आदमी ने जैसे ही मुंबई के एयरपोर्ट पर कदम रखा, चारों तरफ जैसे तहलका मच गया। सारे मीडिया और पब्लिक उसकी तरफ जाने लगे पर उसके बॉडीगार्ड के रहते हुए ये नामुमकिन था। वो आदमी बिल्कुल कामदेव का अवतार लग रहा था। 6 फीट 4 हाइट, हेजल आईज, शार्प फेशियल स्ट्रक्चर, तीखी नाक, गुलाबी होंठ, लंबे बाल जिसे उसने छोटी सी चोटी बना कर रखा था। एक कान में छोटी सी बाली, बाएं हाथ में पूरे कंधे से लेकर कलाई तक टैटू, जिससे उसका एक अलग ही पर्सनैलिटी झलक रहा था। इस वक्त वो ब्लैक टैक्सीडो में बेहद हॉट लग रहा था। किंग किंग किंग, सारी लड़कियां उसे देखकर हूटिंग करने लगी। कुछ तो उसे देखने में उतनी खो गई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला वो कब का वहां से जा चुका है। सबके चेहरे पर अपना प्रेजेंस देखकर उस आदमी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने रोलेक्स वॉच को ठीक किया और अपनी कार में बैठ गया।
उसका असिस्टेंट प्रतीक भी जल्दी से आगे को ड्राइवर सीट में बैठ गया। मीडिया जल्दी से भागते हुए उसके कार की तरफ आने लगी। किंग, रुकिए। उस आदमी ने अपने कोल्ड लुक से उन सबकी तरफ देखा तो सबके पैर वही जम गए। थोड़ी देर बाद वो कार हवा से बातें करने लगी। वो आदमी अपना सिर सीट से टिकाए हुए बैठा था। अचानक उसने मुस्कुराते हुए कहा, किंग इज बैक। आधे घंटे के सफर के बाद एक काली गाड़ी उस बड़े से व्हाइट मैंशन के सामने जाकर रुकी और उसी के साथ लगातार 10 गाड़ियां उसके पीछे आकर रुकी। मालकिन, छोटे मालिक आ गए। एक सर्वेंट हड़बड़ाते हुए सुनैना के पास आई। सुनैना की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से आरती की थाल तैयार की और गेट के सामने खड़ी हो गई। रूही किचन के गेट के पीछे छुप छुप कर हॉल में झांक झांक कर देख रही थी कि आखिर कौन इतनी बड़ी शख्सियत आ रहा है जो सब कोई अपनी परवाह किए बगैर उनके स्वागत की तैयारियों में लगे हुए है। तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई, पर उसे सिर्फ उसके काले जूते दिख रहे थे। सारे लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। रूही उछल उछल कर देखने की कोशिश करने लगी। सुनैना आरती की थाल लिए खड़ी थी। तभी रूही की नजर प्रतीक पर गई। क्या ये इस घर के बेटे हैं? दिखने में तो बड़े हैंडसम है। सुनैना ने प्रतीक की आरती उतारी तो उसने झुककर सुनैना के पैर छू लिए। सुनैना प्रतीक के पीछे देखने की कोशिश करने लगी। वही रूही मुस्कुराते हुए खुद से बोली, कितने संस्कारी है ये, यहाँ पे तो हर कोई कितने अच्छे है। फिर रूही वहाँ से किचन के अंदर चली गई। वही बाहर सुनैना कब से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। प्रतीक भी उनकी बेसब्री समझ रहा था। तभी अचानक सबके कानों में भारी कदमों की आवाज गई, जिसे सुनकर सब शांत हो गए। सुनैना ने सामने देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने जैसे ही आरती करने के लिए अपना साथ उठाया, वो शख्स बिना उसे देखे अंदर चला गया। सुनैना के हाथ वहीं रुक गए और एक आंसू की धारा उसके आंखों से फूट पड़ी। और कितना तड़पाएंगे मेरे बच्चे, 10 साल हो गए पर आपकी ये नाराजगी आज भी वैसी की वैसी है। प्रतीक को सुनैना को देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसने सुनैना के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आपका बेटे को मैं 10 सालों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। अब उसकी नफरत आग बन चुकी है। सुनैना ने कुछ नहीं कहा और प्रतीक के गले लग गई। तभी रूही आई और अपना सिर झुकाते हुए बोली, मालकिन, खाना लग गया है। सुनैना ने एक फीकी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया और डाइनिंग टेबल की तरफ चल पड़ी। प्रतीक तो बस रूही को ही देखे जा रहा था। 5-4 कद, बड़ी बड़ी समुद्र से भी गहरी उसकी आंखें, छोटी नाक, कमर तक लहराते लंबे रेशमी बाल और सबसे खूबसूरत उसके लाल होंठ, जिसे बार बार वो अपने दांतों से काट रही थी, शायद डर की वजह से। प्रतीक तो बस उस खूबसूरत लड़की को देखता रह गया। तभी उसके कानों में सुनैना की आवाज आई, बेटा तुम भी फ्रेश होकर कुछ खा लो। प्रतीक ने हाँ में सिर हिलाया और ऊपर फ्रेश होने चला गया। प्रतीक एक कमरे के बाहर खड़ा हुआ और डोर नॉक करने लगा। तभी अंदर से किसी ने अपनी भारी आवाज में कम इन कहा, जिसे सुन मानो एक पल के लिए प्रतीक के चेहरे पर भी ठंडा पसीना आ गया। प्रतीक धीरे से अंदर गया तो अंदर एक आदमी अपने किंग चेयर में बैठा अपने चेयर को आगे पीछे कर रहा था। उसकी आंखें इस वक्त झील की तरह शांत थी। किंग, प्रतीक ने कुछ कहना चाहा कि तभी उसके कानों में सर्द आवाज आई, तुम अगर उस औरत का पक्ष लेने आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रतीक ने अपने उंगलियों से अपने माथे को रब किया और वापस नीचे चला गया। उस आदमी का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने नफरत भरी आवाज में कहा, रेयांश सिंह राठौर आ गया है। मिसेस राठौर, अब अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। वही नीचे हॉल में सर्वेंट्स डाइनिंग टेबल को पूरे खाने से सजा रहे थे। तभी सबकी नजर रेयांश पर गई, जो नीचे बड़े स्टाइल से अपने जेब में हाथ डाले आ रहा था। सारे सर्वेंट ने अपना सिर नीचे झुका लिया। प्रतीक ने भी अपनी गर्दन को नीचे कर लिया। रेयांश ने अपने हाथों से उसे जाने का इशारा किया तो प्रतीक ना चाहते हुए भी वहां से चला गया। सुनैना इस वक्त अपने कमरे में थी, क्योंकि रेयांश का साफ ऑर्डर था जब तक वो लंच नहीं कर लेता उसे सुनैना की शक्ल भी नहीं देखनी है। तभी एक मेड रेयांश को सर्वे करने लगी। इस वक्त उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। तभी अचानक थोड़ी सी सब्जी रेयांश के कपड़ों में गिर गई। रेयांश ने अपनी जलती नजरों से उस मेड को घूरा तो वो कांप गई। मामा माफी छोटे मालिक, उस मेड ने घबराते हुए कहा और रोने लगी। रेयांश ने चीखते हुए सारा खाना जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में गार्ड को बुलाया। इस नौकरानी को अभी यहाँ से उठाकर बाहर फेंको। गार्ड सिर झुकाकर उस मेड को जबरदस्ती अपने साथ ले गई और वो बस चीखती रही। वही रूही किचन से छुप छुप कर सारा नजारा देख चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तो क्या से मालकिन के बेटे हैं, ये कितने क्रूर है। रूही को अब जैसे रेयांश से डर लगने लगा। उसने समय देखा तो उसका जाने का समय हो चुका था।
रूही ने जल्दी ने अपना हुलिया ठीक किया और दबे पांव वहां से बाहर निकलने लगी। लेकिन बदकिस्मती से रियांश को नजर उस पर पड़ गई। इस वक्त रूही की पीठ रियांश की तरफ थी। हे यू स्टॉप, रियांश ने थोड़े जोर से बोला, पर रूही ने जैसे अपने कानों को बंद कर रखा था। उसने अपने कदम रोकने की जगह और बढ़ा दिए। रियांश की आंखें छोटी हो गई। वो लंबे लंबे कदमों से उसके पास आने लगा। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने तुम्हें रुकने को कहा। रियांश को अब गुस्सा आने लगा। किसी ने भी आज तक उसकी बात को काटने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ये लड़की न तो उसकी बात काट रही है बल्कि उसकी बात सुन तक नहीं रही है। रियांश ने रूही के बाजुओं को पकड़ अपने करीब कह खींच लिया, जिससे रूही के कदम लड़खड़ा गए और वो सीधा रियांश की बाहों में जा गिरी। रूही के बालों ने उसके आधे चेहरे को कवर कर रखा था सिवाय उसके होठों के। रियांश की नजर रूही के होठों पर मानो जम गई। वो एकटक उसके खूबसूरत और लाल होठों को देखने लगा। तभी अचानक रूही जल्दी से उससे दूर हो गई और पीछे पलट गई। मामा माफी साहब। रियांश ने उसकी आवाज सुनी तो थोड़ा हैरान हो गया। मेरी तरफ देखो, रियांश ने अपने कठोर आवाज में कहा, जिसे सुन रूही कांपने लगी। रूही ने डरते हुए कहा, माफ कर दीजिए साहब, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। रियांश ने अपने सर्द आवाज में कहा, जितना बोला गया है उतना करो, मेरे पास आओ। रूही उसकी बात सुनकर घबरा गई। उसने जोर से अपने सूट को पकड़ लिया और अपने दांतों से अपने होठों को काटने लगी। हे भगवान, प्लीज मेरी रक्षा कीजिए इस दानव से, रूही मन ही मन हाथ जोड़े भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी अचानक रियांश के कानों में कुछ गिरने की आवाज आई। रियांश ने पीछे पलट कर देखा तो एक मेड डरते हुए बर्तन उठा रही थी। रियांश ने उसे अपनी लाल आंखों से घूरा और जैसे ही वापस पीछे पलटा उसका खून खौल उठा। ये लड़की उसे चकमा देकर भाग गई। रियांश की मुट्ठी कस गई। उसने एक लात सोफे पर मारा जिससे सोफा दूर खिसक गया। रियांश से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसकी बात काटे। उसने घूरकर उस मेड को देखा तो बेचारी मेड कांपने लगी। उसने मन ही मन कहा, अब तुझे कौन बचाएगा आशा, इस रूही को बचाने के चक्कर में खुद फंस गई। रियांश ने अपने सर्द आवाज में कहा, गेट लॉस्ट। आशा को कुछ समझ नहीं आया कि अभी अभी आखिर उसके साथ हुआ क्या। उसका दिमाग सुन पड़ गया। रियांश ने अपने बॉडीगार्ड को बुलाया और धक्के मरवा कर आशा को वहां से निकाल दिया। आशा अपनी आंसुओं भरी आंखों से उसे देखने लगी। वही रूही इस वक्त कैब का ही वेट कर रही थी कि तभी एक काली गाड़ी उसके सामने जाकर रुकी। रूही 2 कदम पीछे हट गई। तभी कार का विंडो नीचे हुआ और एक हैंडसम सा चेहरा उसके सामने आया। रूही की आंखें उसे देखकर बड़ी बड़ी हो गई। उसने घबराते हुए कहा, आप, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आदमी ने अपनी कठोर आवाज में कहा, जिसे सुन एक पल के लिए रूही ऊपर से नीचे तक कांप गई। उसने अपनी नजरें झुका ली। अब नजरें झुका क्यों रही हो? चुपचाप अंदर बैठ जाओ, उस आदमी ने कार का डोर ओपन करते हुए कहा। रूही ने मासूमियत से कहा, मेरी कैब बस आने ही वाली है। वो आदमी एक पल के लिए उसकी मासूमियत का कायल हो गया। उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आओ अंदर बैठ जाओ। पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, रूही ने उसे समझाते हुए कहा। उस आदमी ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम मुझे मना करोगी राजवीर रावत को? रूही ने जल्दी से नामे सिर हिला दिया और अंदर बैठ गई। उसे पता था यह आदमी बहुत जिद्दी है। अगर रूही की मजबूरी नहीं होती तो वो इस इंसान की शक्ल तक नहीं देखती। क्या सोच रही हो मैडम? राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। रूही ने जल्दी से नामे सिर हिला दिया और धीरे से बोली, सर। सर नहीं वीर बोलो मुझे, आई वॉन्ट टू हियर वीर ओनली वीर, राजवीर ने थोड़े रूखे स्वर में कहा। रूही थोड़ी घबरा गई। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया और सिर झुकाकर बैठ गई। वही दूसरी तरफ रियांश को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक कुछ सोचकर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो एक मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसके पास में लगे बटन को प्रेस कर दिया, जिससे वो कांच 2 भागों में बट गया। रियांश अपने भारी कदमों के साथ अंदर आया। उसकी नजर वहां पर रखे एक बड़े से पियानो पर गई। अचानक रियांश की आंखों के सामने कुछ घूम गया। प्लीज रेयांश, एक बार मेरे लिए ये बजाओ ना। रेयांश, अंडस को एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, अभी मेरा मन नहीं है। वो लड़की उसकी बात सुनकर रोने लगी। तभी अचानक रेयांश अपनी सोच से बाहर आया और पियानो के सामने बैठ गया। इस वक्त पूरे कमरे में अंधेरा था, बस एक पीली लाइट जल रही थी जो कमरे में एक अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी। रेयांश एक डरावनी धुन बजा रहा था जो पूरे कमरे में अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। लगभग आधे घंटे बाद रियांश का हाथ रुका। उसने बिना किसी भाव के साथ कहा,
कुछ राज है इतना गहरा अतीत में कि सुनने वाले के जिस्म से उसकी रूह निकल जाएगी। थोड़ी देर बाद रेयांश ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। उधर से 2 रिंग के बाद ही कॉल रिसीव कर लिया गया। 5 मिनट में तुम मेरे सामने होने चाहिए, ये बोल रेयांश ने बिना सामने वाले की बात सुने कॉल कट कर दिया और अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए हुए रूही के बारे में सोचने लगा। हालांकि उसने रूही को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी जितना देखा था वो उसके जहन में बस गई थी। रूही के वो गुलाब से भी नाजुक फड़फड़ाते हुए लाल होंठ जो सीधा रेयांश के दिल पर वार कर रही थी। हम बिना देखे मेरे दिल को काबू करना चाह रही है वो हसीना, पर शायद उसे पता नहीं कि इस रेयांश सिंह राठौर के पास दिल ही नहीं है। रेयांश ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। रेयांश अपने सीक्रेट रूम से बाहर आया और कम इन कहा। तभी दरवाजा खुला और प्रतीक हाफते हुए अंदर आया। उसकी नजर रेयांश पर गई जो सोफे पर पैर पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा हुआ था और सिगार की कस भर रहा था। प्रतीक ने सिर झुकाते हुए कहा, आपने बुलाया किंग? रेयांश ने उसे एक नजर देखा, फिर बिना किसी भाव से कहा, मुझे वो लड़की चाहिए। लड़की पर कौन लड़की? प्रतीक ने हैरानी और परेशानी के मिले जुले भाव से पूछा। रेयांश ने अपने होठों से धुआं छोड़ते हुए कहा, पता नहीं, पर वो जालिम बहुत खूबसूरत है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और खासकर उसके लाल होंठ जिन पर जल्द ही जल्द सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। प्रतीक के सिर के ऊपर से सब निकल रहा था। आखिर ये रेयांश कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? प्रतीक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रेयांश कहना क्या चाहता है। वो असमंजस में रेयांश को देख रहा था, पर इस वक्त रेयांश के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट थी। वही दूसरी तरफ राजवीर ने रूही को हॉस्पिटल छोड़ दिया था। रूही अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठी थी, उसकी आंखों में नमी थी। रूही ने अपना सिर बेड पर रख दिया और अपनी आंसुओं भरी आंखों से अपनी माँ को देखने लगी जो बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। रूही ने अपने भरे गले से कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उस दिन आपको छोड़कर न जाती तो ये सब कभी नहीं होता। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आपकी बेटी किसी लायक नहीं है। रूही खुद से बातें किए जा रही थी, तभी डोर पर नॉक हुआ और एक नर्स अंदर आते हुए बोली, मैडम आपका वक्त पूरा हो चुका है, अब आप यहाँ से जा सकती है। रूही जल्दी से उस नर्स के पास जाते हुए बोली, मेरी माँ की कंडीशन में क्या कुछ सुधार नहीं आया है? वो अभी तक होश में क्यों नहीं आई? नर्स ने रूही को समझाते हुए कहा, मैम हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, भगवान पर भरोसा रखिए। रूही ने ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिला दिया और बेबसी से अपनी माँ की तरफ देख वहाँ से चली गई। रूही हॉस्पिटल से बाहर आई और सड़कों पर यूं ही घूमने लगी। अपनी और अपने माँ बाप के साथ गुजारे हुए वो खूबसूरत लम्हों के बारे में सोच रही थी। वो भी क्या दिन था, ना ही कोई टेंशन और ना ही कोई फिक्र। एक छोटा सा परिवार जिसमें माँ बाप और बड़े भाई का ढेर सारा प्यार, पर उस काली रात ने सब खत्म कर दिया। उसके खुशहाल परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात के बारे में सोचकर उसके कदम लड़खड़ा गए और वो सीधा सड़कों के बीचों बीच जा गिरी। उस चिलचिलाती धूप में बस 1-2 गाड़ी ही मुश्किल से चल रही थी। रूही जमीन पर बैठी बैठी रोने लगी। उसके छोटे से कंधे पर कितना बोझ है। अपनी पढ़ाई करने की उम्र में उसे एक नौकरानी का काम करना पड़ रहा है, घर चलाना पड़ रहा है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो वो मात्र 17 साल की है, जिसके सिर पर माँ बाप का ना कोई हाथ है और ना ही कोई प्यार। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है पापा? आखिर मैंने किसी का क्या बुरा किया था जो भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? मुझे पढ़ना है पापा, ना ही कोई नौकरानी का काम करना है। मेरा अब जीने का कोई मन नहीं है पापा, मेरा अब जीने का कोई मन नहीं है। अब ये जिंदगी अपने ऊपर बोझ लग रही है जिसे मैं 3 सालों से ढोते आ रही हूँ। ये सब बोलते बोलते रूही वही सड़क पर लेट गई। उसने अपने घुटनों को पेट में घुसा लिया और एक टक बस उन खाली सड़कों को घूरने लगी। क्या वो ताउम्र ऐसी जिंदगी जीने वाली है जिसमें ना ही कोई अपना है और ना ही कोई परिवार, ना ही कोई खुशी और ना ही कोई प्यार? क्या वो जिंदगी भर ऐसी ही जिंदगी जीने वाली है? अगर ऐसा है तो उसे भगवान मार क्यों नहीं देते? क्यों ही उसकी किस्मत में इतना दुख लिखा है? क्या उसे खुश रहने का कोई हक नहीं? क्या उसे प्यार का कोई हक नहीं? वही दूसरी तरफ एक आदमी लगातार एक बड़े से कैनवास में ब्रशेस घुमा रहा था। उसकी आंखें काली पट्टी से बंधी हुई थी और इस वक्त वो पेटिंग करते हुए सिटी बजा रहा था, जिसकी धुन काफी डरवानी थी, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे, जो आसपास के माहौल में डरावना ऑरा पैदा कर रहा था। तभी कुछ घंटे बाद अचानक उस आदमी के हाथ रुक गए। उस आदमी ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और मुस्कुराते हुए कैनवास में बने उन खूबसूरत तस्वीर को देखने लगा जिसमें किसी लड़की के खूबसूरत होंठ बने थे। उस तस्वीर में फेस का निचला हिस्सा बना हुआ था। रेयांश उन होठों को अपनी जुनून भरी नजरों से देखने लगा। उसका मन कर रहा था इन होठों को अपने होठों में कैद कर ले। रेयांश ने अपनी उंगलियां उन होठों पर फेरी और एक सनकी की तरह बोला, तेरे इन होठों पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और ये हक मैं छीन कर भी लूंगा। तुम बस उस दिन का इंतजार करना।
रेयांश ने उस तस्वीर पर हाथ फेरा और दीवानों की तरह उसे देखने लगा। 2 मिनट बाद रेयांश दूर हुआ और उस बड़ी सी पेंटिंग को ठीक अपने कमरे के बड़े से दीवार में लगा दिया, जिससे उसकी नजर हर वक्त उस तस्वीर पर रहे। तेरे होंठ कैसा सितम कर गए मुझ पर कि मेरी तलब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इनमें तो शराब से भी ज्यादा नशा है। रेयांश का जुनून उसके सिर पर सवार हो रहा था। उसे अब किसी भी कीमत पर रूही चाहिए थी, उसका जिस्म चाहिए था। हाँ, वो उससे प्यार नहीं करता था, रूही बस उसकी जिद थी जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। रेयांश के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। उसकी आंखों के सामने बार बार रूही का खूबसूरत बदन आ रहा था, उसकी पतली कमर जिसे वो अपनी बाहों में भरना चाहता था। रेयांश मुस्कुराते हुए वॉशरूम चला गया। वहीं दूसरी तरफ रूही भी अब होश में आ चुकी थी। इस वक्त वो अपने घर जा रही थी। उसका घर हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं था, करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। रूही बस पैदल चले जा रही थी, तभी उसके कदम रुक गए। उसने सामने देखा तो वो एक छोटी सी घर के सामने खड़ी थी। उसका घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, पर 2 लोगों के रहने के लिए काफी था। बीच में एक छोटा सा हॉल, 2 कमरे, एक किचन और बाथरूम था। बैकयार्ड में एक छोटा सा बगीचा था जिसमें गुलाब के फूल लगे हुए थे। रूही उस छोटे से घर के अंदर जाती है और सीधा अपने में चली जाती है। उसका कमरा थोड़ा छोटा सा था, लेकिन बहुत प्यारा था और पिंक कलर की थीम में वो कमरा तो और भी खूबसूरत लग रहा था। दीवारों पर बहुत सारी तस्वीर लगी हुई थी उसके और उसके फैमिली की। रूही ने अलमीरा से अपने लिए कपड़े निकाले और वॉशरूम चली गई। वो शावर के नीचे बैठ गई। शावर से आती ठंडी बूंदें उसे रिलैक्स महसूस करवा रही थी। लगभग आधे घंटे बाद रूही वॉशरूम से निकली। इस वक्त उसने कुर्ती और पटियाला पहन रखा था। रूही सीधा किचन में चली गई। वैसे भी उसे बहुत जोर की भूख लग रही थी। उसने जैसे ही डब्बा खोला तो देखा आटा खत्म हो चुका था। रूही ने दूसरा डब्बा खोला तो चावल के बस कुछ दाने ही थे जो किसी चिड़िया का पेट भरने में असक्षम थे। हे भगवान, मैं क्या करूं, यहाँ तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं और वैसे भी अभी सैलरी आने में तो 10 दिन है। तभी कुछ सोच रूही वापस अपने कमरे में चली गई और अपना पर्स निकाला जिसमें मात्र बस 100 रुपए थे। रूही को याद आया सारे पैसे उसकी माँ की दवाई लाने में ही खत्म हो चुके थे। रूही को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी कुछ सोच रूही ने अपने गले में दुपट्टा डाला और घर को लॉक करके बाहर चली आई। रूही एक ढाबे के सामने रुकी और बाहर खड़ी बैनर में मेन्यू देखने लगी। वेज थाली 200 रुपए प्लेट, डोसा 120 रुपए प्लेट, वेज बिरयानी 160 रुपए प्लेट। ऐसे ही रूही एक एक कर मेन्यू पढ़ते गई। तभी अचानक उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान आ गई। छोला भटूरा 80 रुपए प्लेट, वो भी फुल। रूही ने झट से कहा, भैया छोले भटूरे पैक कर देना। जी मैडम, बस 10 मिनट। ये बोल उस ढाबे के मालिक ने अपने नौकर को छोले भटूरे पैक करने को कहा। रूही वहीं लगी एक छोटी सी बेंच पर बैठ गई और आसपास देखने लगी। अंदर काफी संख्या में भीड़ थी। तभी एक आदमी उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे एक थैली पकड़ाते हुए कहा, मैम आपका ऑर्डर। रूही ने उसके हाथ से थैली ले लिया और पैसे दे दिए। उस आदमी ने उसे 20 रुपए लौटाया तो रूही वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। रूही जा ही रही थी कि एक बच्चा उसके सामने खड़ा हो गया। उस बच्चे ने एक फटी पुरानी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। दीदी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, उस बच्चे ने अपना हाथ रूही के सामने फैलाते हुए कहा। रूही ने एक नजर थैली को देखा, फिर बच्चे को। तभी अचानक उसके पेट से एक अजीब सी आवाज आई, शायद भूख की वजह से। रूही ने उसे नजरअंदाज किया और मुस्कुराते हुए उसे वो छोला भटूरा दे दिया। ये लो, इसे खा लो। शुक्रिया दीदी, उस बच्चे ने खुश होते हुए कहा। अरे इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, इसे ले लो, फिलहाल तो मेरे पास इतने ही है। रूही ने उस बच्चे को 20 रुपए देते हुए कहा, जिसे लेकर वो बच्चा मुस्कुराते हुए वहां से भाग गया। रूही भी उसे जाते हुए देखती रही। भले ही उसकी भूख नहीं मिटी थी, पर उसके कारण एक बच्चे की भूख तो मिट चुकी थी और इससे खुशी की बात उसके लिए क्या ही हो सकती थी। रूही सीधा अपने घर चली गई, पर अब भूख के मारे उसकी जान जा रही थी। रूही किचन में गई और लगातार 3 से 4 गिलास पानी एक साथ गटक गई। अब शायद इससे उसे ज्यादा भूख ना लगे। वैसे तो उसने कई दिन बिना खाए पिए गुजार दी थी, लेकिन आज उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। रेयांश के स्वागत करने के चक्कर में उसने आशा के कहने पर भी कुछ नहीं खाया था। रूही अपने रूम में चली गई और एक डायरी निकालकर वही बनी बड़ी सी खिड़की के पास बैठकर चांद को निहारने लगी। आखिर उसकी माँ के बाद वही डायरी और चांद तो उसका एकमात्र साथी था, जिससे वो अपने दिल की बात बिना किसी संकोच के बोल सकती थी। रूही ने डायरी खोला और आज जो भी उसके साथ हुआ सब एक एक कर उस पन्ने पर उतारती गई।
तुम टेंशन मत लेना, आज भले ही मैं भूखी हूँ लेकिन देखना एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास खाने के लिए इतना खाना होगा कि मैं खाते खाते थक जाऊंगी लेकिन खाना नहीं खत्म होगा। ये बोल रूही के चेहरे पर एक निश्चल और प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो अपनी डायरी से बातें करने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक सुकून था। हाँ, वो डायरी में भले ही जान नहीं थी लेकिन रूही उसे अपनी सबसे अच्छी साथी मानती थी। बुरे वक्त में जब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था तब इस डायरी के साथ ही उसने अपना हर एक दर्द बांटा था। ये डायरी उसकी दोस्त की सबसे अच्छी दोस्त। कुछ देर बाद रूही उसे अपने सीने से लगाकर एकटक चांद को निहारने लगी और देखते ही देखते कब उसकी आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। वही दूसरी तरफ एक आदमी लगातार सारे सामानों की तोड़फोड़ कर रहा था। उसने पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। तभी एक मेड डरते हुए आई और सिर झुकाते हुए बोली, छोटे मालिक, खाना लग गया है। रेयांश ने चीखते हुए कहा, किंग बोलो, मुझे पूरी दुनिया पर राज करता हूँ। ये क्या छोटे मालिक लगा रखा है। उसकी आवाज सुनकर मेड डरकर कांप गई। उसने हकलाते हुए कहा, किंग प्लीज नीचे आ जाइए। रेयांश का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था पर उसे खुद नहीं पता था उसे गुस्सा क्यों आ रहा है। गेट आउट, रेयांश ने अपने कोल्ड टोन में कहा जिसे सुन वो मेड 9-2-11 हो गई। उसके जाते ही रेयांश ने अपना सिगार जलाया और उसकी कस भरने लगा। इस वक्त रेयांश की आंखें जल रही थी। तभी उसकी नजर अपनी बनाई हुई पेंटिंग पर गई जिसे देखा रेयांश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मुझे तू चाहिए, तेरा सुकून चाहिए। ना जाने कब तुझे अपनी बाहों में भरूंगा, लेकिन उस दिन का इंतजार मैं पल पल करूंगा। ना नाम पता है, नहीं तेरा चेहरा, फिर भी मुझे तू मेरे करीब चाहिए। इतने करीब कि तेरी रूह पर भी मेरा हक हो और तेरी सांसों पर भी। बहुत तड़पा रही है ना तू, पर इसका बदला मैं सूद समेत तुमसे लूंगा। तुझे इतना तड़पाऊंगा कि तू खुद मुझे मेरा हक देगी। मेरा नींद मेरा चैन छीनकर आराम से सो रही है ना तू, पर मेरा भी वक्त आएगा जब तेरी नींद तेरा चैन सब मेरी मुट्ठी में होगा। मेरा इंतजार करना क्योंकि बहुत जल्द तेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होगा। सिर्फ और सिर्फ दर्द और तकलीफ होगा क्योंकि रेयांश सिंह राठौर की नजर तुझ पर पड़ चुकी है।